नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। साथियों, जिस प्रकार से हम उत्तराखंड की ये सीरीज पढ़ रहे हैं चंद्रवंश के बारे में, ये इसकी तीसरी सीरीज है, तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्टों में हमने देखा था उसके संस्थापक के बारे में और इससे पूर्ववर्ती जो शासक है इनके बारे में देखा था। चाहे सोमचंद हो, थोअरचंद हो, चाहे हमारे पास वीणाचंद हो, इंचंद हो और गरुड़ ज्ञानचंद हो। लास्ट हमने सेशन जो है गरुड़ ज्ञानचंद तक पढ़ा था कि किस प्रकार से ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी और किस प्रकार से नीलू कठायत की हत्या कर दी गई और इस सारी की सारी घटनाएं। साथ में आज हम चर्चा करने वाले आगे के कुछ शासकों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बात करते हैं हम आगे अगले आने वाले शासक के बारे में। अगला जो शासक है हमारे पास वो है उद्यानचंद। हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद जो है इस प्रकार से भाई गरुड़ ज्ञानचंद भाई उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास उद्यानचंद। तो उद्यानचंद का जो शासनकाल रहेगा चंद वंश में वो एक परोपकारी शासन के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानचंद था, इस ज्ञानचंद ने लगातार कई सारे, जो नीलू कठायत की हत्या कर दी थी, उसके बेटों को अंधा करवा दिया था, तो कहीं ना कहीं उद्यानचंद के मन में ये प्रायश्चित का भाव था कि भाई मुझे इस चीज का प्रायश्चित करना है। इसलिए इस उद्यानचंद ने क्या किया, इस समय बहुत एक परोपकारी, एक तरीके का बढ़िया शासनकाल इसके साथ चलाया इसने अपने समय में। और साथ ही साथ इस उद्यानचंद ने सबसे पहले भाई क्या करा दिया, यहाँ पर बालेश्वर मंदिर का निर्माण। वैसे तो कत्यूरों में भी कहा जाता है, लेकिन चंदों में भी अगर हम देखें तो उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया यहीं पर। और निर्माण कराने के साथ साथ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये शासक बना तो इसने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया, मालगुजारी की अगर हम बात करें तो मालगुजारी को इसने क्या कर दिया, पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। इसने कहा कि एक वर्ष तक क्या कर दिया गया, इस मालगुजारी यानी जो टैक्स लगता था, जो राजस्व एकत्रित किया जाता था, तो अपना बनते ही, शासक बनते ही, इसीलिए हम शायद कह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा शासन के प्रति जो है परोपकारी भाव रहेगा। और भाई एक वर्ष तक मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया गया, साथ ही साथ बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया और साथ ही साथ प्रजा के प्रति जो है काफी अच्छा व्यवहार इसके द्वारा किया गया। उद्यानचंद के बाद हमारे पास अगर हम बात करें, अगला जो शासक है वो है हमारे पास आने वाला, वो है विक्रमचंद। कौन? विक्रमचंद। विक्रमचंद ने भाई यहाँ पर बस इसके शासनकाल में है कि एक ताम्र पत्र जो है हमें यहां से मिलता है, इसी विक्रमचंद का एक ताम्र पत्र हमें मिलता है। साथ ही साथ इसी के समय भाई यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। तो भाई शुरुआती दौर में विक्रमचंद तो सही था, ठीक है, शुरुआती दौर में सही था, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद, यानी अगर हम बात करें तो अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में ये विक्रमचंद्र क्या हो गया, थोड़ा सा भोग विलासी हो गया। अब थोड़ा सा भोग विलासी हो गया तो भाई भोग विलासी होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आसपास के जो राजा हैं, आसपास के जो क्षेत्र में जो शासन करने वाले जो राजा हैं या शासक हैं, छोटे मोटे जो भी लोग हैं, वो हमेशा जो है बड़ी ताकत को दबाने का प्रयास करेंगे। यही हुआ इसके समय में। तो हालांकि ऐसा ना हो तो इसीलिए इसका भतीजा हमारे पास आता है, जिसका नाम है हमारे पास कौन सा, भारती चंद। भारती चंद जो है यहां पर आएगा हमारे पास। तो ध्यान रखना, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। और आज की वीडियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शासक है हमारे पास वो कौन है, यही भारती चंद होने वाला है। बात करेंगे भारती चंद के बारे में। तो जो ये भारती चंद है, तो भारती चंद ने, अगर इसके शासन की बात करें भारती चंद, तो भारती चंद पहला ऐसा चंद वंश का पहला ऐसा शासक है जो स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र शासक, चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक वो कौन है, भारती चंद। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इससे पहले वाले जो शासक है वो शासक कैसे कहलाते हैं, हमारे पास मांडलिक शासक कहलाते हैं। यानी जो क्या देते हैं, डोटी, सीरा, क्षेत्र, इन सारे लोगों को क्या दे, इनकी अधीनता स्वीकार कर रखी है और इन लोगों को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो ये जो भारती चंद है ये क्या है, स्वतंत्र शासक है चंद वंश का। तो सबसे पहले जैसे ही भारती चंद राजगद्दी पर बैठा तो इसने भाई कुछ तथ्यों को यहां पर चलाया। जैसे पहला तथ्य क्या था भारती चंद का, तो इसने सबसे पहले डोटी की दास्ता को, उस समय के 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हुआ करते थे। एक था हमारे पास डोटी, दूसरा था हमारे पास सौर और तीसरा था हमारे पास सीरा। इस समय डोटी का जो राजा था इस समय, उसका नाम यक्षमल है। कहीं कहीं पर हमें क्या मिलता है, नागमल भी मिलता है। सौर की अगर हम बात करें तो सौर क्षेत्र में उस समय विजयबम,
कौन सा? विजय, यानी बम शासक उस समय क्या कर रहे हैं? शासनकाल करें। सीरा की अगर हम बात करें तो यहां पर वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण संसारचंद, यहां पर ये सीरा वाले क्षेत्र पर, हाँ, जो हमारे पास सौर वाला क्षेत्र है आज की डेट में अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़, सीरा की बात करें तो डीडी हाट वाला जो क्षेत्र है, ठीक। तो जो ये सौर, डोटी, सौर और जो सीरा क्षेत्र था, यहाँ के राजाओं पर इसने भाई सबसे पहले कमान रखने का प्रयास किया और यहाँ पर सबसे पहले अटैक किया। कहां पर? डोटी पर। डोटी का राजा है उस समय यक्षमल, कुछ किताबों में हमें क्या मिलता है? नागमल भी मिलता है। तो यहीं पर भारती चंद ने इस डोटी वाले क्षेत्र पर क्या कर दिया? युद्ध किया, अटैक किया और लगभग 1451-52 ईस्वी में किसको? दासता से मुक्त कर दिया भाई। इस डोटी, अपनी जो दासता थी यानी जिसके अधीन थे, डोटी से इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी समय की अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा, तो इसी समय हमारे पास, इसी भारती चंद के शासनकाल में हमारे पास एक युद्ध का, 12 वर्षीय युद्ध का भी वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन बना हुआ भी है कि किस चंद शासक के शासनकाल में 12 वर्षीय युद्ध का यहाँ हमें मिलता है, तो वो भारती चंद था। 12 वर्ष का युद्ध यहाँ पर मिला। इसी 12 वर्ष के युद्ध के अंतर्गत कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे 12 वर्षीय युद्ध भारती वंश के, इस भारती चंद के शासनकाल में हुआ। इसी युद्ध में, इस 12 वर्षीय युद्ध में एक छोटी सी कहानी है कि इसी युद्ध में जो इसके सैनिक थे, अब क्या हुआ कि एक जाति, ठीक है, नायक जाति का, ठीक है, कौन सी जाति का? नायक जाति का संबंध किससे है? तो नायक जाति का संबंध भी किससे है? भारती चंद से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इस 12 वर्षीय युद्ध में जब ये युद्ध करने गए तो काफी सारे जो सैनिक थे वो सारे के सारे, भाई सपोज करो कोई, जो एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो कोई 24 साल का है, तो 24 और वो लगभग कितना होने वाला है? 12 साल के बाद 36 साल का हो जाएगा। शादी उनकी हो नहीं रखी है। तो इस समय पर भारती चंद क्या करता है? एक फरमान जारी करता है, एक आदेश जारी करता है कि मेरे जो ये सैनिक है, ये सारे सैनिक बिना शादी के भी किसी महिला के साथ रह सकते हैं, ठीक। अब भाई महिला के साथ रह सकते हैं बिना शादी के, ये आदेश दे दिया, खुद राजा ने दे दिया, तो सारे लोग महिलाओं के साथ रहने लग गए, ठीक है। अब भाई बिना शादी के, तो वहां पर उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब नायक जाति से संबंधित किया। और भाई जैसे युद्ध हुआ, उन लोगों ने उन्हें सबको वहीं छोड़ दिया, खुद कहां गए? वापस आ गए। तो उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो किससे संबंधित होती हैं? नायक जाति से संबंधित होती हैं। यहीं पर अगर हम नायक जाति की बात करें तो वो जो महिलाएं थी वो गलत कृत्यों की या गलत कामों की तरफ भी अग्रसर हो गई थी उस समय पर, ठीक। तो इन्हीं सारी चीजों को भाई, क्योंकि इनको थोड़ा सा बुरी नजरों से देखा जाता था, ठीक है, थोड़ा समाज से थोड़ा हटकर देखा जाता था, इसलिए इस नायक जाति को भी भाई बढ़ावा देने के लिए या इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए यहाँ पर 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के ने भाई इसमें चर्चा की, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसमें रखा और नायक सुधार आंदोलन जो है सबसे पहले कब? 1919 में यहाँ पर लाया गया। इसी की तर्ज पर अगर हम आगे कहें तो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से? तो 1923 में जब जीबी पंत स्वराज पार्टी के भाई टिकट से क्या बनते हैं, यहां से जीत कर जाते हैं, तो यहां से वो रखते हैं, गवर्नर के सामने सारी चीजों को रखा जाता है, किसी के लिए? इसी नायक जाति के लिए। तो नायक जाति के लिए रखा जाएगा। कालांतर में तभी जाकर 1929 ईस्वी में हमारे पास जो नायक, ये जो सुधार है, या नायक बालिका सुरक्षण अधिनियम जो है पारित होता है कब? 1929 ईस्वी में। तो यहाँ जो ये नायक जाति है इसका संबंध भी किससे है? भारती चंद से ही यहाँ पर होता है जब वो डोटी के अभियान पर जाता है। कैसे करता है? तो डोटी का अभियान लगाएगा, तो ध्यान रखना डोटी का अभियान 2 शिविरों में लगाया जाता है। पहला भाई हमारे पास कड़कुनौला, ठीक, यहां पर लगाया जाता है, और दूसरा हमारे पास ये लगाया जाएगा बालीचौड़, ठीक है, बालीचौड़ नामक भी लगाया जाएगा। इसके सेनाओं का शिविर लगता है, काली नदी के किनारे पर था, ठीक। तो ये बालीचौड़ में, कटकुनौला, इन वाले क्षेत्रों पर ये अपनी सेनाओं का शिविर लगाता है और इसी शिविर लगाने के बाद डोटी को क्या कर देता है? विजित कर लेता है। इसी भारती चंद के शासनकाल में अगर हम और चीज देखें तो यहीं पर इसके एक वीरांगना थी जिनका नाम था ध्वनम्य, ठीक है, भागा ध्वनम्य, ठीक है, भागा ध्वनम्य, ठीक। इनसे क्या मिलता है? इनसे द्वंद्व युद्ध का, ठीक है, द्वंद्व युद्ध का भी क्या मिलता है हमें? यहाँ पर थोड़ा सा जो कुमाऊं में पवाड़े गाए जाते हैं वहां पर इसी भारती चंद के जो पवाड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, और इसके इस भागा ध्वनम्य या भागा ध्वनम्य जो है वीरांगना थी, इसके साथ द्वंद्व युद्ध का भी हमें क्या मिलता है? इसी भारती चंद के शासनकाल में हमें ये देखने को मिलता है। इस भारती चंद के बाद अगर हम बात करें
अगला जो शासक आएगा हमारे पास भारती चंद के बाद, ये आने वाला है हमारे पास रतन चंद। रतन चंद अगला शासक आने वाला है, रत्नचंद या रतन चंद। अब भाई जो ये रतन चंद है, इस रतन चंद ने सबसे पहला शासक, कुमाऊं का सबसे पहला जो शासक है, जो क्या कराएगा, भूमि बंदोबस्त। तो सबसे पहले इसने क्या क्या किया, तो पहला है कटेहरों, ठीक है, कटेहरों से मैत्रीपूर्ण संबंध, कटेहरों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा कौन, ये रतन चंद। तो अपने पिता की हेल्प के लिए, क्योंकि भारती चंद ने अपने जीते जी, क्योंकि कुछ अभियानों में नेतृत्व किया था रतन चंद ने, तो इसी नेतृत्व करने के लिए इसके पिता ने इसको भाई अपने जीवित रहते ही इसे क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब उत्तराधिकारी बनाया तो सबसे पहले कटेर जो युद्ध करते थे तराई वाले क्षेत्रों पर, तो कटेरों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। तो भाई ये क्वेश्चन बना हुआ भी है कि किस चंद शासक के कटेरों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो वो कौन था, रतन चंद। इसी के शासनकाल में दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहला चंद शासक जो क्या करेगा, भूमि बंदोबस्त कुमाऊं पर, यानी पहला भूमि बंदोबस्त जो करेगा चंद शासकों में, वो कौन था, रतन चंद ही था, जिसने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया। और भूमि बंदोबस्त कराने के साथ साथ यहां पर इसका एक अधिकारी है जिसका नाम है जैंदा किराल। इस जैंदा किराल का नाम मिलता है इसके सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में। इसने सबसे पहले क्या किया था, भूमि बंदोबस्त कराया। साथ ही साथ इसने क्या किया, तो जो डोटी वाला क्षेत्र था और सौर वाला जो क्षेत्र था, इसको किस में मिला दिया, अपने राज्य या अपने क्षेत्र में इसके द्वारा मिला दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक, तो यहीं पर इसने क्या किया था, एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया था, ठीक, इसी ने यहां पर धर्मशाला का भी निर्माण किया। तो कुछ चीजें रतन चंद के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो है कि कौन सा चंद शासक था, तो कटेरों के मैत्रीपूर्ण संबंध इसके साथ साथ थे। साथ ही साथ भूमि बंदोबस्त था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, जैंदा किराल जो इसका जो एक पदाधिकारी था, उसके नेतृत्व में इसके द्वारा यहां पर किया गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें कि और क्या क्या इसने किया था, तो साथ ही साथ अगला जो आता है हमारे पास जागेश्वर जो मंदिर है, जिसे पांचवा धाम भी बनाया जा रहा है, यही जागेश्वर मंदिर में इसने क्या किया था, इसके द्वारा एक धर्मशाला का भी क्या कर दिया गया था, निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, रतन चंद के द्वारा। ये तो है रतन चंद के बारे में। अब बात करते हैं हम आने वाले अगले शासक के बारे में। अगला शासक जो है हमारे पास, वो है कीर्तिचंद। अब कीर्तिचंद, ये थोड़ा सा हमारे लिए पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कीर्तिचंद। अब जो ये कीर्तिचंद है, इस कीर्तिचंद ने सबसे पहला, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीर्तिचंद पहला ऐसा चंद शासक है जो किस पर आक्रमण करेगा, गढ़वाल पर आक्रमण करेगा 1491 ईस्वी में। पहला आक्रमण, पहला चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो था कीर्तिचंद। और उस समय गढ़वाल का जो राजा है वो है अजयपाल। ठीक, ये ध्यान रखना, ये मैं पवार में भी पढ़ा चुका हूं, वहां पर काफी अच्छे से आपको समझा चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पवार वंश की वीडियो वहां पर देख सकते हैं। तो हालांकि कहा जाता है कि पहले युद्ध, 2 बार युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में कीर्तिचंद ने हरा दिया अजयपाल को, और दूसरे युद्ध में अजयपाल ने किसे हरा दिया, कीर्तिचंद को हरा दिया था। तो पहला चंद का शासक जो गढ़वाल पर अटैक करेगा 1491 में, वो पहला कीर्तिचंद ही है। साथ ही साथ कीर्तिचंद ने क्या किया, तराई बाबर वाला जो क्षेत्र था, यहां पर कीर्तिपुर नाम का क्या बसाया था, एक नगर भी बसाया था। कहां पर, इस तराई वाले क्षेत्र पर बसाया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके द्वारा 12 मंडल वाला जो क्षेत्र था हमारे पास, इसको भी क्या कर दिया गया था, इस 12 मंडल वाले क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला दिया गया था। साथ ही साथ हमारे पास खगमरा कोट, ठीक है, खगमरा कोट का जो क्षेत्र है, इसको भी अपने क्षेत्र में मिला दिया गया। तो काफी सारा, यानी अगर हम बात करें तो चंद वंश का ये जो था, ये शासक जिसने क्या किया था, राज्य विस्तार। हालांकि राज्य विस्तार तो पहले कौन कर चुका है, त्रिलोक चंद भी कर चुका है, लेकिन वो युद्ध के द्वारा नहीं किया गया था। कीर्तिचंद ऐसा शासक है जो साम्राज्य विस्तार करेगा, और किस आधार पर करेगा, युद्ध के आधार पर क्या करेगा, अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। कौन, यहां पर कीर्तिचंद। एक चीज और थोड़ा सा यहां पर हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी कीर्तिचंद के समय में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मानिकचंद। कौन है, मानिकचंद। लगभग हमारे पास ये जो मानिकचंद है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी समय में आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक,
तो इसी मानिक चंद के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वास खां। क्या नाम था? ख्वास खां। ये ख्वास खां कौन है? इसी मानिक चंद के समय में ख्वास खां जो है भाई दिल्ली सल्तनत उस मुगल साम्राज्य से या भाग कर कहां पर आया था? शिवालिक श्रेणियों में शरण ली थी। किसके दरबार में? चंद्रवंश, उस समय राजा था मानिक चंद। हुआ क्या कि इस समय जो ख्वास खां था, इस समय ध्यान रखना बेटा कि इस समय जो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा है और मुगल साम्राज्य में उस समय शासन है किसका? हमारे पास शेर शाह सूरी का। किसका शासन है? शेर शाह सूरी का। अब जैसे ही 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, इसी शेर शाह सूरी के हमारे पास दो पुत्र आते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? हमारे पास एक तो आता है कौन सा? जलाल खां, दूसरा आता है हमारे पास आदिल खां। ठीक, अब ये जो जलाल खां और आदिल खां थे, इनको भाई बना रखा था राजा, तो भाई गलती से ये लोग जो हैं उसके जो उलेमा वर्ग और ये सारे लोग हैं, जलाल खां को बनाते हैं जो कौन सी उपाधि लेता है? इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाता है। किसका उत्तराधिकारी होता है? शेर शाह सूरी का। और ये आदिल शाह किसको? इस ख्वास खां को, इस ख्वास खां को किसे मारने के लिए? जलाल खां को मारने के लिए भेजता है। जब ये पता चलता है कि भाई ये सारी की सारी चीजें होगी, तो यही इस्लाम सूर का शत्रु, ये इस्लाम शाह किसके पीछे पड़ जाता है? ख्वास खां के ही पीछे पड़ जाता है कि भाई इसे मारने के लिए दौड़ता है। फाइनली जो ये ख्वास खां है ये भागता हुआ उस समय यहां पर आता है शिवालिक क्षेत्र, क्योंकि मध्य भारत की बात करें तो वहां पर उत्तराखंड वाले क्षेत्र को शिवालिक क्षेत्र ही कहा जाता था। तो यहां पर आया और यहां पर आने के साथ साथ उस समय किसका शासन चल रहा था? हमारे पास इस मानिक चंद का क्या चल रहा है? शासनकाल उस समय चल रहा। तो क्वेश्चन बस एक यहां से एक ही बनता है कि इस्लाम सूर का जो शत्रु था कौन? ख्वास खां, किसके दरबार में आया था? ये कहां आया था? तो मानिक चंद का उस समय शासनकाल चल रहा है कहां पर? चंदो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले